हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने सारे चैप्टर पढ़े होंगे 10th क्लास के एसएसटी से रिलेटेड, तो आप लोगों को एंजॉयमेंट जरूर मिला होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने सारे चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण का युग। लास्ट पार्ट ये होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो औद्योगिकरण हो रहा था भारत में, उसमें पहले ब्रिटेन बहुत हद तक भारत को कवर कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण ब्रिटेन का जो स्तर था बिजनेस करने का वो डाउन आ गया और भारतीय लोगों को मौका मिल गया यहाँ पर काम करने का। और किस तरह से यहाँ पे बिजनेस किया जाता था, किस तरह से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जाती थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे हमने पहले वापस रिकॉल कर लेते हैं एक बार। उससे पहले हमने पढ़ा था कि औद्योगिकरण है क्या, और औद्योगिकरण से पहले क्या होता था, यूरोप में ये औद्योगिकरण कैसे फैली थी, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। साथ में ये भी पढ़ा था कि भारत में ये जो औद्योगिकरण का जो सफर है ब्रिटेन राज्य का या ब्रिटेन देश का, वो किस तरह का रहा। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि भारत में कौन से उद्योग चला करते थे और उद्योग किस तरह से चलाया जाता था। साथ में लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि जितने भी उद्योगपति हुए थे उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों को स्टेबलाइज किया था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर 5 नंबर पॉइंट है वो औद्योगिक विकास का अनूठापन। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो है अंग्रेजों के द्वारा अपने मैनचेस्टर जो जगह थी इंग्लैंड में, जो अभी भी जगह है मैनचेस्टर, वहां से जो है जो माल भारत की तरफ लाया जाता था, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो भारतीय उद्योगों को झटका लगा और अपने आप को उन्होंने एक अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब होता क्या है इस घटना में कि जो यूरोपियन कंट्रियां थी जब भारत की तरफ आई थी, यानी कि ये जो यूरोपियन जितनी भी कंट्रियां हैं वो भारत की तरफ मुड़ गई थी, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंग्लैंड, क्योंकि इनका जो राज है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है कि ये कंपनी यहाँ पर आती है, अपना धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाती है भारत की तरफ। और यहाँ पर एक जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड में है। ये आप देख रहे हो, ये इंग्लैंड है और ये इंग्लैंड का बड़ा मैप है और यहाँ पर आता है मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर की बात करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो अंग्रेज जब आए थे तो हम लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने हर एक वस्तु के लिए बिजनेस करना स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे पहले कुछ ऐसी चीजों पे हाथ डाला था जो भारतीय व्यापारी के तौर पर है ना अच्छा बिजनेस करके दे, यानी कि ऐसी चीजें जो बिक्री में अच्छी खासी हो, है ना, और भारत में अच्छी खासी मिलती हो। तो उनमें काफी कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं चाय की, है ना, जूट की, ठीक है, इस तरह की वो सारी चीजें आती हैं, है ना। या हम लोग बात करते हैं कॉफी की, कपास की, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं वो भारत में बहुत अच्छी तरीके से उत्पाद की जाती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन चीजों को इन्होंने अपने हिसाब से कवर किया, इनको खरीद लिया था। अब जब इन्होंने इन चीजों को खरीदा था ना, तब उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे इन चीज़ों का निर्यात करना स्टार्ट किया था। आयात निर्यात में आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा तो एक बार वापस चेक कर लीजिएगा। उन्होंने इस चीज़ों को बाहर निर्यात करना कोशिश की थी, भारत में उत्पाद करके, है ना, ताकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपने सामान पे बहुत कम शुल्क रखा, लेकिन जो भारत की चीज़ें थी उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा शुल्क रख लिया, ताकि लोग जो हैं बाहर के देश के जो लोग हैं वो उनके सामान अच्छे से खरीद सकें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे उत्पाद थे, ये जो सारे उत्पाद आते हैं जिसमें ये सारे चाय, जूट, कपास, है ना, और हाँ इसके साथ एक नील की खेती की जाती थी जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी, यानी कि भारत में उनको बेचना नहीं था इन चीजों को। वो क्या कर रहे थे कि भारत से बाहर, यानी कि जो यहाँ पर भारत है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ से इसके आसपास के जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, इसके आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर ये जो सामान यहाँ पर अच्छा सा बिकता है उसको आसपास के देशों पर बेच सके, न कि भारत में बेच सके। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इन जगहों पे कब्जा करना शुरू किया, ताकि उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो व्यापारी थे, भारत में जो पहले व्यापारी थे, वो क्या नहीं कर सके, यहाँ पर जाकर बिजनेस नहीं कर सके, है ना, उनको तोड़ देना है।
अब आप क्या करोगे, जब आपको अच्छा बिजनेस करना हो तो आप क्या करोगे, अपने जितने भी प्रतियोगिता करने वाले जो लोग हैं उनके साथ क्या करोगे, अपने माल को सस्ता कर दोगे या उनके माल को ना बुराई करना शुरू कर दोगे। इस तरह से ही अंग्रेजों ने क्या किया, अपने माल को सस्ता कर दिया और यहाँ पर जो भारत का जो माल था, जो बेचने वाले लोग थे, उनके माल को महंगा या हम लोग कहते हैं टैक्स उनके ऊपर लगा दिया था, है ना। 19वीं सदी यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1800 से लगाकर 1900 के ईस्वी के बीच में ये सारा घटनाक्रम चल रहा था। 1800 जो 1900 के बीच में जो घटना थी उसमें आप लोगों को कुछ एक और घटना बताता हूं, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता था कि अंग्रेज क्या कर रहे थे कि यहाँ का सामान मैनचेस्टर की तरफ लेके जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे लेके आ रहे थे, है ना। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी उस समय, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ पे थी। तो यहाँ से जो माल बनता था वो यहाँ से वापस कहाँ जाता था, भारत की तरफ जाता था, या वो साथ में इन अलग अलग देशों पे वो जो है माल पहुँचता था। यानी कि यहाँ से इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड से मैनचेस्टर में वो सामान बना और वो अलग अलग देशों की तरफ मुड़ जाता था बेचने के लिए, जहाँ भारत जाता था बेचने के लिए, यदि भारत के लोग वहाँ पर जाते थे बेचने के लिए। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से माल जब मैनचेस्टर गया तो उनमें थोड़ा सा कहते हैं ना कुछ अलग तरीके से उन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जो भारत के लोग थे ना वो बिल्कुल मस्त मौला थे। उन्होंने कहा कि चलो तुम जो भी बनाओ, हमारे जैसा माल तो बना नहीं सकते, तो तुम करो। तो उन्होंने क्या किया, प्रतियोगिता नहीं की, प्रतिस्पर्धा नहीं की। उन्होंने कहा तुम अपना माल बनाओ, हम अपना माल बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो इंग्लैंड के पास जो माल बन रहा था ना उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर थी, क्योंकि देखो एक हाथ से बनी जो चीज़ होती है वो अच्छी होती है ना। दूसरी तरफ मशीनों से बनी होती है जो फटाफट से बन जाती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है जो हाथ की कलाकृति में जो उभर के आता है। यानी कि अगर आप आज के टाइम की बात करोगे तो आप कहीं पे भी जाते हो, अब थोड़ा आप 10th क्लास में हो, अब थोड़ा टाइम में आप जो बड़े होंगे या आप अपने घर में माँ बाप को देखोगे तो वो क्या करते हैं, जो हाथ की बनी होती चीज़ें होती है ना वो उनको अलग से संभाल कर रखते हैं, या उनका पैसा ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है ना, और इतना अच्छा चीज़ें सामने आती है। जैसे हम लोग जूतियों की बात करें, ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो हाथ से बने होते हैं। आज के टाइम में स्वेटर जो होते हैं वो अब हाथ से नहीं बनते, मशीनों से बनते, लेकिन पहले टाइम से हाथ से ऊन से बना करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें मेहनत लगती थी, लेकिन पैसा भी उतना ही लगता था अच्छा खासा। तो यहाँ पर इंग्लैंड ने क्या किया कि अपने पैसे को सस्ता तो जरूर किया था, लेकिन फिर भी ऐसे जो यहाँ के उद्योगपति थे, भारत के उद्योगपति, वो जानते थे कि भारत के लोग या आसपास के जितने भी देश हैं वो जानते हैं कि हाथ की कलाकृति क्या होती है ना। कहता है ना कि परख तो है ना जोहरी की होती है। तो इस तरह का वो उनके दिमाग में था कि हमारे जो है प्रतियोगिता इन इंग्लैंड वालों से नहीं है, बस हम अपना कर रहे हैं, वो ही बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है। अब धीरे धीरे हुआ क्या था कि यहाँ पर मैनचेस्टर से जो कपड़ा बन रहा था, उनके जो धागे बन रहे थे वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ करते थे या अच्छे नहीं बनते थे। तो क्या किया, इंग्लैंड वालों ने क्या किया, भारत में ही वहाँ पर अपनी मिलें खोल दी, है ना, अपनी फैक्ट्री खोल दी, ताकि वहाँ से जो है माल बनाकर वहीं पे बेचा जाए या आसपास की जगह पर बेचा जाए। इतना पैसा खर्च नहीं होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पर लेके जाएंगे फिर यहाँ से वापस लेके आएंगे सामान, तो बहुत टाइम खराब होगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। लेकिन उस वक्त वो कोशिश कर रहे थे अपनी चीज़ को अच्छी बनाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं था। यानी कि अगर आप मेरे को बोलूँ कि आप लोगों को ना बहुत अच्छी चाय बनानी है, तो आप क्या करेंगे, है ना, किसी का फॉर्मूला आप देखेंगे या आप कोशिश करेंगे खुद की तरफ से बनाने की, लेकिन पहली बार बहुत ख़राब बनेगी, दूसरी बार भी ऐसी बनेगी। तो आप क्या चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए ताकि हम लोगों को उस फॉर्मूला मिल जाए तो अच्छे से बना सकें। ऐसे ही इंग्लैंड वाले इंतजार कर रहे थे कुछ हमारे पास ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें बना सकें। अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक अच्छी सी चाल चली। उन्होंने क्या किया, यहीं पर भारत में अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्री खोल दी और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन फैक्ट्रियों में धीरे धीरे ना जो धागा होता है, सूती धागा, है ना, उस सूती धागे को यहाँ पर बनाना शुरू किया। जब सूती धागा बनने लगा तो वहाँ पे हमारे जो भारत के बुनकर थे, जो हाथ से बुनाई कर रहे थे या कपड़े बना रहे थे, उन बुनकरों को क्या हुआ कि उन्होंने फैक्ट्री से जो है धागा सस्ता मिल रहा था तो उन्होंने फैक्ट्री से खरीदना शुरू किया, क्योंकि फैक्ट्री में जल्दी से धागा बन जाता था। और पहले क्या होता था, धागा बनाने में टाइम लगता था और थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता था। तो इनके बुनकरों ने क्या किया, वहीं से फैक्ट्री का धागा खरीदना शुरू किया। तो अंग्रेजों को लगा ये धागा खरीद रहे हमारे से, धीरे धीरे इनसे और भी चीज़ निकाल लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, धागा यहाँ पे भारत में बेचने लगे, साथ में उन्होंने क्या किया, अपने धागे को चाइना तक की फैलाना शुरू किया, यानी चीन तक उन्होंने भेजा इन धागों को ताकि वहाँ से खरीदारी हो सके। धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया, ठीक है। और अपने भारत में क्या हुआ, थोड़ा जो लघु उद्योग हुआ करता था, हर घर में उद्योग हुआ करता था, उनको थोड़ा सा झटका लगने लगा। यानी कि जो धागा बनाने वाले लोग थे उनको झटका लगा, क्योंकि जो बुनकर हैं वो फैक्ट्रियों से डायरेक्ट माल ले रहे थे। तो धीरे धीरे
एक एक चीज कटती गई, यानी कि बुनकर से पहले धागे वाले जो धागे बनाया करते थे घर से, उनका बिजनेस छिन गया। अब बात करते हैं 1900 से लगाकर 2000 के बीच में बात करते हैं, यानी इसको कहते हैं 20वीं सदी। ठीक है, अब 20वीं सदी में क्या हुआ था कि 19वीं सदी में आपको बता दिया क्या हुआ। अब 20वीं सदी में क्या हुआ कि वहाँ के जो कारीगर थे, यानी कि वहाँ के जो फैक्ट्री यूज करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुए। यानी कि इस वक्त के बीच में गांधी जी के द्वारा क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। जब आंदोलन करने लगे तो लोगों के दिमाग में आया स्वदेशी माल यूज करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, बाहर की चीजों का बहिष्कार शुरू कर दिया, है ना, कि विदेशी सामान नहीं लेंगे, सिर्फ स्वदेशी सामान लेंगे। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में झटका लगा बहुत बड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम लोग यहाँ से अगर बिजनेस करवाएंगे तो चारों तरफ तो फायदा होगा। लेकिन जैसे ही गांधी जी या उनकी टीम के द्वारा जैसे ही आंदोलन किया जाने लगा तो लोगों की जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ने के बाद यहाँ के जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या दूसरी फैक्ट्री यूज करके अपना काम निकाल रहे थे या भारत में नई फैक्ट्रियां बनाकर अपना काम करने वाले लोग थे, उन्होंने वहां पे आंदोलन करने लगे और अंग्रेजों से बोला कि हमें रियायत चाहिए, आप हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो, खुद के ऊपर तो टैक्स लगा नहीं रहे हो, हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, जिससे हमारी चीज़ें महंगी हो रही है और लोग खरीद नहीं रहे। तो इस तरह से उनके दिमाग में ये चीज़ें आई। लेकिन जो भारतीय लोग थे उन्होंने पैसे ज़्यादा देकर भी स्वदेशी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब अंग्रेजों को धक्का लगा। अब जब जैसे ही धक्का लगा तो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग थे फैक्ट्रियों में, वो क्या थे, वो भारतीय थे, तो उन्होंने धीरे धीरे काम छोड़ना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, जो यहाँ पर धागा उत्पादन किया जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया सूती धागा, है ना, सूती धागा जो उत्पादन किया जा रहा था वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी, है ना। जो चीज यहां से चीन जा रही थी, ठीक है, जितना मान लीजिए करीबन 90% जो चीज वहां पर जा रही थी चाइना में, वो धीरे धीरे कम होती गई, आधी आ गई, 50% तक आ गई, फिर 40% तक आ गई। फिर चाइना को लगा, यहाँ पे चाइना के लोगों को लगा यार यहाँ से तो अगर जो माल आ रहा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हमारे लोगों में वो भावना ज्यादा हो रही कि हमें तो ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा माल चाहिए, लेकिन इनके पास से आ नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने आसपास की जगह ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत से रिश्ता तोड़ दिया, अंग्रेजों से रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए, हम आपका माल तो नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग दूसरी तरफ देख लेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो है आसपास में बिजनेस करने की जो तरकीब थी वो टूटने लगी, है ना। ये सारी चीजें कब हुई, 20वीं सदी में, यानी कि 1900 से लगाकर जो 1947 के बीच की जो घटनाएं हैं, यानी 19वीं सदी का मतलब ये होता है, 20वीं सदी का मतलब ये होता है 1900 से लगाकर 2000 के बीच में। लेकिन ये सारी जो घटना थी 1900 से लगाकर 1947 के बीच में ही घटी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो घटना थी, जो चाइना वाली जो घटना थी, वो 1906 के वक्त में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में 1912 आते आते यहाँ पर इतना जो है दिक्कतें होने लगी। 1912 के टाइम में क्या हुआ था, 1912 के टाइम में 1912 के टाइम तक आते आते जो सूती उत्पाद था, सूती उत्पाद था जो भारत में बढ़ रहा था, वो दुगुना होने लगा। यानी कि यहाँ के लोगों में हिम्मत आई, उन्होंने बोला कि भारत के लोग अगर इतना खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, और उत्पाद करेंगे ताकि और जगह पे हम लोग दे सके। जैसे अंग्रेजों का यहाँ पर साथ टूटा तो उनका लगा था कि आसपास के देश भी जो है उनसे जो है सूती खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी। ओके, चलिए यहाँ तक आपको घटना सारी समझ में आ गई होगी। ओके, उसी बीच में एक युद्ध आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध। क्या आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, ये आ जाता है उस वक्त। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 को स्टार्ट होता है, यानी 1914 को स्टार्ट होता है, जो करीबन 4 साल तक चलता है। पहले लोगों को लग रहा था कि 1 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जाते जाते 4 साल तक चलता रहा। यानी कि अंग्रेजों का जो है पंगा होने लगा आसपास के देशों के साथ। तो 1914 से लगाकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों में जो यहाँ पर माल बिक रहा था ना, उन्होंने क्या किया, इस माल को अलग अलग जगह बेचना शुरू किया था। पहले जब 1900 की बात कर रहा हूँ उस वक्त। लेकिन जब ये विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना 1914 के वक्त में, उस समय क्या हुआ, उस समय इन लोगों को, जो अंग्रेज थे, उनको क्या हुआ, उनको सैनिकों को कपड़े देने के लिए जरूरत पड़ी। उनको क्या किया, सैनिकों के लिए जूते चाहिए थे, सब चीजें चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रियों को कहाँ लगा दिया, मैनचेस्टर की जितनी भी फैक्ट्रियां ना, उनको युद्ध की तरफ लगा दिया, यानी कि युद्ध के लिए सामान तैयार करने के लिए लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने जो भारत में उनकी जो फैक्ट्रियां थी उनको भी क्या कर दिया, उस युद्ध के लिए सामान तैयार करने के लिए लगा दिया। इससे क्या होगी, जो भारतीय लोग थे उनके पास थोड़ा सा दिमाग चला। उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रियों को स्टेबलाइज किया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की,
और साथ में अपना माल बनाना शुरू किया। उनको पता था यही वक्त है जब जो ब्रिटेन है ना अपने उत्पादन को कम कर रहा है, दूसरी जगह पे फैला नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे जो देश हैं जो विश्व युद्ध में शामिल नहीं है उनको हम लोग सामान बेचेंगे और भारत में अपनी कंपनियां बना देंगे। अब क्या हुआ, जैसे ये युद्ध 4 साल तक चला, तब तक भारत के लोग बहुत होशियार निकले और अपने माल का उत्पादन करते गए और साथ में फिर जैसे युद्ध खत्म हुआ तब तक जाते हुए इंग्लैंड की थोड़ी हालत खस्ता हो गई। ठीक है, अब उसका ध्यान अपने इकोनॉमिक स्तर को बढ़ाना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया। इससे क्या हुआ, भारतीय लोगों का जो मनोबल है और बढ़ गया। ठीक है, अब जो मैनचेस्टर उस वक्त है ना, नाम था एक मैनचेस्टर का, यहाँ से धागा आएगा, इतना अच्छा कपड़ा आ रहा है मैनचेस्टर ये वो, लेकिन मैनचेस्टर की जो है उस वक्त शाख गिर गई थी। यानी कि अब मैनचेस्टर उस जगह का लेवल का नहीं रहा जो पहले टाइम पे रहा करता था। यानी 1918 तक आते आते उनकी हालत खस्ता हो गई। ठीक है, यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है लघु उद्योगों की बहुतायत। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1900 ईस्वी से पहले पहले हर एक घर में बिजनेस चलता था, छोटा छोटा बिजनेस। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, तो लोगों का ध्यान भी उस पर गया, लेकिन कुछ ही परसेंटेज पे ही ये फैक्ट्रियां बनी हुई थी। यानी कि यहाँ पर फैक्ट्रियों में चीजें बन रही थी, लेकिन लोगों का जो लोग थे ना जो अपने घर पे काम कर रहे थे वो फैक्ट्रियों में नहीं जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की चाल की वजह से वहाँ के जो लोगों का जो धंधा चौपट हुआ, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रियों की तरफ रुख किया था। अब देखिएगा 1911 के टाइम से लगाकर 1911 के वक्त की बात करूं तो वहां पर 67% है ना जो लोग फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ने लगे या फैक्ट्रियां जो हैं अपने फ्लो में बढ़ने लगी। यानी कि जब विश्व युद्ध 1914 से लगाकर 1918 तक चला था ना, उससे पहले ये फैक्ट्रियां स्टेबलाइज हो रही थी, धीरे धीरे अलग अलग जगह पे फैक्ट्रियां बनाई जा रही थी, है ना, अंग्रेजों के द्वारा, दूसरे जो भारतीय जो लोग थे उनके द्वारा। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 के बाद में, ये फैक्ट्रियां अपने चरम पर पहुंच गई। यानी कि अंग्रेजों को भी लगा कि यहाँ पे अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां होनी चाहिए, हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्होंने इस लेवल को और बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी 1911 में बंगाल और महाराष्ट्र में मुंबई, इन दो जगहों में ये 67% तक जो है कारखाने स्टेबलाइज हो रहे थे, बन रहे थे। अब यहां पर आता 1911 में 5% ही वहां पर जो है लोग वहां पर काम किया कर रहे थे फैक्ट्रियों में, लेकिन धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी हुई। 1931 के बाद में जाते जाते 10% में इसमें बढ़ोतरी हो गई, है ना, लोगों का जो है रुझान इस तरफ बढ़ने लगा। ओके, अब क्या हुआ कि लोगों को ये भी लगा कि जो है जो उद्योग है वहाँ पे जो मशीनें हैं वो सस्ती हैं। ठीक है, सस्ते मशीनें होने के कारण वहाँ पर जो धागे हैं वो भी सस्ते होंगे, तो जो निर्मित धागे वो क्या होंगे, सस्ते होंगे। 19वीं सदी में कताई उद्योग को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, वहाँ पे मशीनें लगाई, मशीनें लगाने से उनको लगा कि अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में काम हो रहा है, तो एक आदमी मान लीजिए इस पेन को बनाने में करीबन 1 दिन लगता है, वही फैक्ट्री में इस पेन को जो है जो एक पेन है वो 1 घंटे में बन जाता है। तो इस तरह से एक फायदा था कि फैक्ट्रियों में ज़्यादा माल तैयार हो रहा था, लेकिन घरों में कम हो रहा था। इस वजह से धीरे धीरे जो कताई वाला उद्योग है वो धीरे धीरे घाटे में चला गया और धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो लोगों का रुझान किस तरफ बढ़ गया था, फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ गया था। ओके, चलिए ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ हाथ करगा, यानी कि जो बुनकर लोग थे, जो बुनकर थे उनका ना मतलब उनको मन में ये था कि हम लोग है ना अभी भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो काफ़ी बुनकर जो है अपने ही जगह पे बने रहे और कोशिश करने लगे कि हम लोग जो है अपने बिजनेस को खोने नहीं देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे फाइट करने की। तो उन्होंने ऐसा ही किया था। 20वीं सदी में हाथ करघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार होने लगा। यानी कि जो हाथ करघा लोग थे उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने सामान को अपने लेवल तक लेके गए। मैंने अभी क्या बोला था कि उसी वक्त में स्वदेशी आंदोलन होने लगे थे, तो लोगों का ध्यान स्वदेशी चीज़ों पर जाने लगा था। 1900 से लगाकर 1940 के बीच में ये जो चीज़ें वो 3 गुना हो गई थी। यानी कि जो लेवल गिर रहा था अब वो लेवल एक अप होने लगा। ठीक है, याद रखना। आगे हम लोग बात करेंगे कि अब इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें बदलाव होने लगी। जैसे हम लोग जैसे इस बात करते हैं, ये फ्लाई शटल है। फ्लाई शटल एक मशीन है,
ठीक है, जो कार्गो के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। इसका यूज भारतीयों के द्वारा भी किया जाने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी ही तरह की टेक्निक यूज की। आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ इसमें माना जाता है। जो ये गिरावट आई थी वो क्या थी, ये मशीनीकरण जब हो रही थी ना, तो यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग है उसमें बदलाव होने लगा। दूसरा था फ्लाइंग शटल वाले जो है कार्गो का इस्तेमाल होने लगा, यानी जो ये करगे हैं वो हर एक एरिया में पहुंचने लगे। और अब क्या हुआ, लोगों में लालच होता है, क्या करते हैं वो सोचते हैं कि अगर एक काम है ना, मतलब एक दिन में अगर एक साड़ी बन रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मशीन आ जाती है, सस्ती मशीन आ जाती है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 साड़ियाँ एक दिन में बनाएंगे, जिससे डबल फायदा होगा, डबल मुनाफा होगा, हम लोग जल्दी अमीर बन जाएंगे। इस तरह से उनमें उत्पादन करने लगे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, यानी काम करने वालों की जो है पावर बढ़ी, और उन्होंने क्या किया, और तेजी से काम करना शुरू किया, ताकि अरे पैसा कमाना है, अमीर होना है, इस हिसाब से, ठीक है। इससे तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई, यानी जो मेहनत करने वहां पर जो हम लोग कह रहे हैं ना कि फैक्ट्रियों में जाने वाले जो लोग थे उनमें कमी आई, क्योंकि वो घर पे ही कब काम करने लगे। उन्होंने बोला फैक्ट्री जाएंगे 100 रुपये पर डे का मिलेगा, घर पे रहेंगे तो 200 आराम से कमाएंगे और घर पे रहेंगे, है ना, घर का ध्यान भी रख लेंगे और 200 कमा लेंगे बैठे बैठे। तो घर का बिजनेस तो जरूरी है ना, तो इसलिए उन्होंने ये चीजें सोची। अब यहाँ पे क्या आता है, त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हाथ करके में 70.80% तक ये लेवल पहुंच गया था। यानी कि जैसे उनको लगा था ना कि 1914 से लगाकर 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है, इसके बाद में उनको ऐसा लगा कि जो है इस तरह का अगर मतलब उतार आया ना अंग्रेजों की तरफ से, तो हम लोगों को फायदा का ही ऐसे दिन आए हैं। तो अंग्रेज अब है ना धीरे धीरे ये फैक्ट्रियां स्टेबलाइज करेंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ा लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्या आता है, अब बात करते हैं कि मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों के बेहतर स्थिति में थे। इस बार जो है बुनकर अपने लेवल पर खेल रहे थे, उनको पता था कि ये फैक्ट्रियां भले कुछ भी हो, है ना, इसका जो माल इतना अच्छा नहीं है, हम ही अच्छा कर सकते हैं। तो मिलों के साथ उन्होंने प्रतिस्पर्धा भूल गए थे। उन्होंने कहा कि हम अपना लेवल बना के रहेंगे, क्योंकि देखो जो हाथ से बना जो माल होता है ना, वो परफेक्ट इतना प्यारा होता है ना, एक्चुअली उसको देखने में मजा आता है, लेकिन जो मशीनों से बना होता था उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, ठीक है। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनता था, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुने जाते थे। याद रखना, मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे, यानी कि जो बड़े बड़े जो कपड़े होते थे ना, वो गरीब ही लोग खरीदते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सस्ते में मिल जाएगा, ये वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि गरीब है, गरीब को क्या हो चाहिए, है ना, एक साल में करीबन 1 जोड़ी कपड़ा आराम से चला लेते, या 1 साल में 2 जोड़ी कपड़ा चला लेते। तो क्या होता, जब एक बार खरीदना होता ना, उस टाइम जो है इसकी मांग बढ़ जाती, है ना। जब है ना खरीदारी करनी होती, जैसे आप लोग सोचिए, जैसे दीपावली आती है, दीपावली के टाइम है ना लोग माल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो दूसरे टाइम होता है उसमें नहीं होती, कभी मंदी भी आ जाती है। इस तरह से जो है गरीब वाला जो माल था, जो एक ही किस्म का कपड़ा बनता था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इसी में जो हाथ करके की जो बेहतरीन किस्म थी, बहुत अच्छी किस्म थी, है ना, बेहतर किस्म, उस कपड़े की मांग बहुत ज्यादा थी, यानी कि वो खाते पीते घरों में चाहिए था, है ना। जो खाते पीते घर वाले होते हैं, यानी कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको क्या करना होता है, वो गए मार्केट में, उनको किसी ने अच्छे से बात करी कि आंटी जी ये देखिए, कोई आंटी जी हैं, कोई अच्छे पैसे वाली है, उनको बोलेंगे आंटी जी ये देखिए, ये साड़ी देखिए यार, बहुत अच्छी साड़ी है मैम, इसको ऐश्वर्या राय ने पहना है, इसने पहना है, इस तरह की साड़ी आपको मिलेगी नहीं, है ना। एक काम करते हैं, ऐसी साड़ी है ना, एक और बन रही है, बहुत अच्छी कलर की है, वो भी देखिए। तो वो क्या करती है, वो औरत कहती है अरे इसने ऐश्वर्या राय ने पहना तो मैं भी पहनूंगी इस तरह की। तो उसने क्या किया, चलो 3 साड़ी पैक कर दो। इस तरह से क्या होता था कि इस तरह से ये हमेशा मांग में बने रहते थे। ये लोग क्या करते थे, उस माल को बेचना जानते थे, और अच्छे से जो है इन चीज़ों को उन लोगों को देने के लिए थे। और वो जो अमीर लोग थे उनको क्या फर्क पड़ रहा था, एक्स्ट्रा एक लेके चले जाते, ठीक है, एक दिन पहन लेते। चलिए, इसमें क्या होता था, हमेशा उतार चढ़ाव कम आता था, यानी कि अमीर लोगों को पता था हर दिन हर महीने आएंगे, हर महीने सामान लेके जाएंगे, उतना ही क्वांटिटी का लेके जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी का लेके जाएंगे, तो उसमें उतार चढ़ाव कम था, यानी कि वो परफेक्ट टाइम पे सारे सामान लेके चले जाते थे। ओके, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें एक और दिक्कत थी, सबसे दिक्कत क्या थी, अब आप लोगों को लग रहा है कि अरे यहाँ तो माल अच्छे से बिक रहा था, लेकिन जो बुनकर का परिवार होता था, उनको क्या होता था कि वो
फैक्ट्रियों से प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में उनकी पूरी फैमिली इसमें लग जाती थी, यानी कि बच्चे कहो बूढ़े कहो सब है ना इसमें लगे होते थे, पूरी रात दिन मेहनत कर रहे थे ताकि फैक्ट्रियों का माल ज़्यादा नहीं बन पाए या उनका जो है माल बराबर मार्केट में जाए। अगर उनका माल एक दिन कम चला गया तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस तरह से वो क्या कर रहे थे, परफेक्ट मेहनत कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सारी जो है रात दिन जो इस मांग को पूर्ति करने में लगा दी थी। लेकिन इस तरह की जो स्थिति आई थी वो 20वीं सदी के आसपास आई थी, यानी कि 1900 से लगाकर 2000 के बीच की जो है उनको उसको क्या बोलते हैं, 20वीं सदी बोलते हैं। लेकिन जो मैं टाइम बता रहा हूँ 1900 से लगाकर 1940 के बीच की बात कर रहा हूँ। उस समय ये मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जा रहा था। ओके, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, किस तरह से बुनकर अपना काम कर रहे थे, किस तरह से जो है ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से ये परफेक्टली जो है एकदम बिजनेस क्या कहते हैं प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेज यहाँ पर आ गए, फैक्ट्रियाँ स्टेबलाइज कर ली, इन्होंने अच्छा फायदा उठाया, लेकिन भारत के लोग कहते हैं ना बहुत दिमाग वाले थे, उन्होंने इसको बराबर टक्कर दी थी। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब क्या होता था, अब माल तो बन जाता था, अंग्रेज भी माल बना रहे थे, इंडियन भी माल बना रहे थे, दोनों बराबर लेवल पे बने जा रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज थी, इसको माल को बेचा कैसे जाए, सबसे परफेक्ट बात है ना। अब बेचा कैसे जाएगा, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। अब आप लोग टीवी पे हमेशा देखते हैं ना, कभी कुछ ऐड आता है, कोई कहता है इस तरह का बिस्किट खाइए पावर मिलेगी, कुछ कहेगा इस तरह का दूध पिए आपको ऐसे पावर मिलेगी, है ना। ये अगर आप चीज़ करोगे तो आपको यूँ होगी, परफ्यूम लगाएंगे तो खुशबू क्या क्या नहीं होगा, इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती है आज के तौर पर। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट उस टाइम आ गई थी, है ना। यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ 1900 के टाइम के ही वक्त में ये आ गई थी, क्योंकि लोगों को लगा कि अब इतना माल बन रहा है तो उसको बेचेंगे कैसे, क्या होना चाहिए। तो हमेशा जो है माल बेचा जाता है ना वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से की जाती है पता है, वो आपके दिमाग में खेली जाती है। यानी कि आप लोगों को ये दिमाग लगवाया जाता है कि ये चीज़ आपको खरीदनी है, आपकी इच्छा जगा देती है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई चॉकलेट की बात करते हैं, क्या उस चॉकलेट का कुछ नाम रख दिया है, उन्होंने बोला कि अगर जब भी आपको भूख लगे ना इस चॉकलेट को देखें और खाएं। यानी एक एक्टर को बुला दिया, उसको बोला कि अरे मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उसको ना एक चॉकलेट पकड़ा दी और उसने खाया, अरे मेरी भूख मर गई, है ना। इसी तरह से आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार कहीं गए, थोड़ी भूख लगी तो उनको आपको वो चॉकलेट दिख गई, जैसे चॉकलेट के पास गए कि यार इससे तो यार उस एक्टर ने भी किया था, चलो कुछ नहीं कम पैसे का ये खा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसको मार्केट कवर करना, इस फैक्ट्री का दिमाग, इस जो फैक्ट्री थी उसका ये दिमाग में ये था कि इन लोगों को इस तरह से कवर किया जा सकता है ना, आया दिमाग में। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पॉइंट को। सबसे बड़ी बात है, ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे करने का प्रयास किया। अब अंग्रेजों के द्वारा जो है दिमाग चलाया जाने लगा। उन्होंने बोला कि ये भारत के जो लोग हैं ना हमको बराबर टक्कर दे रहे हैं, हमारे कपड़ा कोई खरीद नहीं रहा, हमारी चीज़ें कोई नहीं खरीद रहा, तो हम लोग क्या करें ऐसा कुछ नया। तो उन्होंने क्या किया कि नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरीका का विज्ञापनों का काम शुरू किया, यानी विज्ञापन बनाना शुरू किया। विज्ञापन विभिन्न उत्पादनों को जरूर और वांछनीय बना लेते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, जरूरी बना लेते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये परफेक्ट दिमाग में डाल देते हैं कि ये चीज़ अगर आपने नहीं खरीदी ना तो आप सही नहीं हो, ये नहीं हो। तो आपको कहेंगे कि आपका जो शर्ट है इसको ना ये चीज़ लगाइए, या ये वाला ना चीज़ आप सर्फ यूज कीजिए, ये जो है साबुन लगाइए, आपका एकदम परफेक्ट वाइट कलर निकल के आएगा, है ना, आपका जो है देश का कलर होगा वो। तो इस तरह का आप लोगों को ना लुभाया जाता है और आप लोगों के दिमाग में ये खेला जाता है कि आप लोग को ये चीज़ें ज़रूरी है ना, ये साबुन खरीदना चाहिए, है ना। एक ऐसा साबुन जो अगर आप हाथ से धो, उसको अच्छे से धोगे ना तो आपको कोई भी कीटाणु नहीं रहेगा हाथ में। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें खेली जाती है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी ये उत्पादन जरूरी हो जाता है और वांछनीय भी हो जाता है, लोगों की सोच बदल देता है और नई जरूरतें पैदा कर देता है। अब देखिएगा पहले क्या होता था, गाँव में कि खेतों में लोग काम करते थे, उनको ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, लेकिन जैसे आप शहर में आए ना तो ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। आपने कभी सुना होगा ना कि हम शहर में आए तो हमारी ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ गई, नहीं तो गाँव में सारी चीज़ें मिल जाती थी। ये ज़रूरतें क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर दिमाग से खेला जाता है। जैसे आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, है ना, एक कृष्ण भगवान बने हुए, उसके ऊपर लिखा हुआ है वुड्सवर्ड्स ग्राइप वाटर, यानी कि एक ऐसे बच्चों का एक पानी है जिसमें हम लोग कहते हैं ना बच्चों की जो है जैसे कहते हैं पेट जब दर्द करता है तो इस तरह से दवाई पिलाई जाती है जन्म गुट्टी की तरह। पहले तो गाँव में ना छोटा सा ऐसा कुछ करके पिला दिया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान की फोटो लगवा दी ताकि इस फोटो से ये दिखा जा सकता है कि बाल कृष्ण है,
ठीक है, हमारे पूजनीय हैं, तो इसको क्या करेंगे, इस छवि का यूज करते हुए इनको क्या करेंगे, इस चीज को बेचेंगे। तो लोगों को लगा यार कृष्ण भगवान की फोटो लगी हुई है, गलत तो हो नहीं सकती, भगवान के नाम पे ये झूठ थोड़ी करेंगे, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको खरीद लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि पहले जो है घर से रसोई में सारी चीजें मिल जाती थी, चाहे आप लोग जब बीमार होते थे तो भी आपको रसोई में बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, लेकिन अब जरूरत क्या होगी कि माल जो है बना बनाया आ रहा है, सिर्फ 2 ढक्कन तो पिलाना है, बच्चा तैयार। तो इस तरह से इसको क्या किया, आपकी नई जरूरतें पैदा करना शुरू किया। अब क्या होता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादनों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में एक नई भूमिका निभाई, जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। एक क्या क्या उन्होंने इस तरह से ना नोटंकियां करना शुरू किया, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, जिससे आप लोगों के दिमाग को खेला जाता था। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी माँ बैठे हैं और आसपास में जैसे और भी कुछ दिखा रहे हैं। अब इसमें मतलब क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये कपड़ों का लेबल था, है ना। असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती के चित्रण किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाया या प्रयास किया जाता था। यानी कि इनको ये दिखाया जाता था कि जैसे ये सरस्वती माँ इस तरह का कपड़ा पहनते हैं, यानी कि हमारा कपड़ा इस तरह से जो सरस्वती माँ पहनते थे ना, या लक्ष्मी माँ जो पहनते थे, उस तरह का कपड़ा हम बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता था कि लोगों के जो धार्मिक भावना है उसके साथ खेला जाता था, उनके दिमाग के साथ खेला जाता था। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह भी पता चल जाती थी। यानी कि जब ये लेबल लगाया जाता था ना, उसके नीचे ना कुछ लिखा जाता था, यानी कौन सी कंपनी है, उसका उत्पादन कहाँ हो रहा है, किस डेट में हो रहा है। लेबल की चीजों को गुणवत्ता का प्रतीक भी था। यानी जो अगर लेबल लगाया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक मतलब क्या कहते हैं ना, क्वालिटी अच्छी खासी है। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। उन्होंने कहा अरे अंग्रेजों का माल है ना, क्या ही का डर। जैसे आप लोगों में काफी ऐसे लोग होंगे, मैं बुराई नहीं करूंगा, उनमें से ना कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं शोरूम में, ठीक है, उनको लगता है ये जो शोरूम है ना, ये कपड़ा यार ये माल बाहर का है, यूके का है, यूएसए का है, चाइना का है, ठीक है, जापान का, मेड इन जापान वगैरह इस तरह का है, तो इसको खरीदेंगे यार। मतलब ये कपड़ा भारत में थोड़ी बनता है, भारत में से कुछ चीज़ें थोड़ी बनती, विदेश में बहुत अच्छी मिलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ों को खरीदेंगे जाके, है ना। क्योंकि अपन अपने को तो अपने देश पे भरोसा ही नहीं, अपने खुद पे भरोसा नहीं, तो देश पे काहे का होगा, है ना। तो देश के जो लोग हैं उनके ऊपर तो काहे का भरोसा, वो तो चीज़ अच्छी बनाते भी नहीं है, क्यों खरीदेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, शोरूम में जाते हैं, उस तरफ यही होता था। वहां पे खरीदार क्या कर रहे थे, है ना, कि मेड इन मैनचेस्टर जैसे लिखा होता था, उनका अरे अंग्रेजों का माल है, सस्ता मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, राइट ना। जैसे आप लोगों को जैसे कभी भी दिवाली आती है, न्यू ईयर आता है, तो आपको ना यूं ऑफर दिया जाता है कि भैया 70% ऑफ है, अगर आप लोग ये जूता खरीदेंगे ना तो 70% का ऑफ है। यानी कि जो जूता करीबन 6000 का है वो आपको कितने में मिलेगा, वो सिर्फ आपको करीबन, अगर आप करेंगे तो करीबन या तो 50% के ऊपर है ना, आपको 30,000 में, 3,000 में ही मिल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे अरे 6,000 का जूता 3,000 में मिल रहा है, तो हम लोग खरीद लेते हैं। एक्चुअली आपको पता नहीं, वो एक्चुअली 3,000 का ही लगभग जूता है, यानी कि वो बहुत सस्ता बना हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता बना हुआ है, और आपको पैसे डबल लूटने के लिए आप लोगों के लिए ये खेला जाता है ना। उसके हिसाब से अगर आप दूसरी जगह जाओगे, जैसे मान लीजिए किसी और लोकल दुकान पे जाओगे, आप है ना भारत की बनी हुई चीज़ें अगर मान लो खरीद लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कोई मान लो 500 रुपये का जूता होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको बोलते हैं नहीं नहीं भैया 500 रुपये तो नहीं देंगे, 400 देंगे, देख लो देना तो देख लो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। आप वहां पे शोरूम में जाकर आप लोग इतने पैसे दे सकते हैं, लेकिन अपने जो भारत में जो ये कमाई कर रहे हैं या इतने अच्छी चीजें बना रहे हैं, जैसे आप लोग कभी गए मार्केट में और आपने 500 रुपये देकर एक अच्छा जूता लेके आ गए और आपने उसको बहुत यूज किया, और आप जाके बोलते हैं अरे यार ये जूता इतना प्यारा है ना कि 500 रुपये में मैंने बहुत मजे लिए इसके, इतना तो क्या ही है और इतना अच्छा भी है, तो आप लोग उसकी हेल्प नहीं करोगे। आप क्या करेंगे, आप शोरूम में जाएंगे, उसको भले है ना 5 दिन खराब हो जाए तो भी कहेंगे यार कुछ नहीं यार ये तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस तरह से है ना वहां के लोगों का भी यही था, उनका कोई डर नहीं था, ये चीजें तो बहुत अच्छे से चलेगी, इस तरह से था, ठीक है। अब देखिएगा ये नए एक और पोस्टर है जहां पे यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जी की फोटो है। इसको क्या किया जाता है, अलग अलग टारगेट किया जाता है। राजस्थान की बात हो तो राजस्थान में जो जिसको हम लोग माना करते हैं उनकी फोटो लगा दी जाती थी। ये पंजाब के थे तो रणजीत सिंह जी को इसको इसलिए यूज किया गया ताकि पंजाब की जनता को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे क्या किया, उत्पादक के प्रति सम्मान पैदा करने या तो ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था।
अलग अलग जगह को, क्षेत्र को कवर करने के लिए। कहीं पर किसी और की फोटो लगा दी, जैसे यहाँ पर भारत में महाराणा प्रताप की फोटो लगा दी और यहाँ पे लिखा जाता था ये उनका इस तरह का कपड़ा है, ये सामान इस तरह का, तो आप लोगों के मन में आता था अरे यार माल अच्छा है। ओके, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? चलिए, इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी, यानी कि देवी देवताओं के ऊपर तो हर बार तस्वीरें होती थी। आप लोगों को क्या होता था, आप लोग हमेशा पूजा करते हैं, जैसे आप बचपन में होते हैं ना, तो आपके ना घर के जो मंदिर होता है या आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो एक्चुअली वहाँ पर देवी देवताओं की फोटोज होती है, तो आपके मन में ना अपने आप वो भावना आती है, डिवाइन भावना, है ना, देवी देवताओं के प्रति प्रेम की भावना। तो आप लोग क्या करते हैं, जब ऐसी फोटोज जब लगती है ना तो आप लोग सोचते हैं अरे यार, है ना, ये देवी देवताएं हैं ना, उसकी चीजें हैं, खरीद लेते हैं, क्या नुकसान है। देवी देवताओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग क्या करो, लोग इस चीज को खरीदें। तो वो क्या बताते थे कि अरे भगवान चाहते हैं यार, आप लोग तो क्या, भगवान चाहते हैं कि आप लोग ये चीजें खरीदो, ठीक है। तो इसलिए दिमाग से खेला जाता था। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, एक साबुन था उस टाइम, सनलाइट का एक साबुन आता था, तो भगवान विष्णु को इस तरह से बताया और सूर्य जो है वो एक उजाला लेकर आ रहे हैं, तो उनका मानना था कि ये जो अगर साबुन लगाओगे ना तो जैसा उजाला होता है वैसे ही आप लोगों के कपड़े चमकेंगे। अरे विष्णु भगवान कह रहे हैं ले लो, ठीक है। इस तरह से 19वीं सदी के आखिरी में निर्माता अपने उत्पादनों को बेचने के लिए कैलेंडर भी छपवाने लगे। अब आजकल आप कैलेंडर देखते होंगे ना, कैलेंडर कौन देखता है आजकल, तो मोबाइल देखते हैं। फिर भी आप लोग जो मोबाइल देखते हैं ना उसमें कैलेंडर देखते हैं तो उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। पहले के जमाने में सिर्फ न्यूज़पेपर थे, कुछ पेपर ही थे, उसके कैलेंडर छपते थे। कैलेंडर के ऊपर और नीचे की तरफ क्या दिया जाता, ऐड दिया जाता था, है ना, ये सरफ, ये साबुन, ये बिस्किट, ये वो, है ना, इस तरह से दिया जाता। जब आप कैलेंडर के ऊपर ध्यान देते थे ना तो ऊपर भी नजर चली जाती थी, ये फायदा होता था। आप क्या करते थे उस टाइम, पहले लोग है ना कैलेंडर को बहुत ज्यादा देखते थे कि आज ये डेट हुई है, आज कौन सी तिथि है, इस तरह से देखा करते थे, तो उनकी नजर ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे चली जाती थी। तो कैलेंडर छिपाया जाता था ताकि उनके उत्पादन को बेचा जा सके या उसके उत्पादन के प्रति लोगों का ध्यान खींचा जा सके। देवताओं की तस्वीरें होती थी, देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, किस किस की होती थी, और सम्राटों की, नवाबों की तस्वीरें होती थी ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा जा सके, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अरे हमारी क्लासेस को तो महाराणा प्रताप के टाइम में चलाया करते थे, महात्मा गांधी ने तो हमारा सिग्नेचर किया था, ये वो ऐसे करेंगे ना तो आपका ध्यान जाएगा, अरे यार महात्मा गांधी यहाँ पे आए, है ना। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे यहाँ पर फीता काटा था और हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो आप लोग अरे अच्छा ऐसा क्या, तो ना आप लोग का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से इनका यही सीन था। ये क्या करते थे, बड़े बड़े लोगों की फोटो लगा लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। ओके, जैसे कोई मान लीजिए मेरे पास कोई मोबाइल है, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है और उसमें मैं कहता हूँ कि मुझे इस मोबाइल को है ना इस सेलिब्रिटी ने इसके बारे में ये बोला है या ये सेलिब्रिटी ने आकर ये किया है, तो आप लोगों का ध्यान उधर जाएगा। अभी मैं कहूँ कि ये कोई एक्टर है, उसने ना मेरा इस मोबाइल को लॉन्च किया है, मेरे इस चैनल को लॉन्च किया है, तो आप लोग कहेंगे अरे यार इन्होंने लॉन्च किया तो बनता है, ठीक है, इसको खरीदना, इसको लेना, इसको पढ़ना बनता है ना। इसी तरह से वो भी लोग बन गए थे आपकी तरह, ठीक है। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने तो ये किया, भारतीयों ने क्या, तो भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने भी एक सिक्का खेला। अगर अंग्रेज खेल सकते हैं तो भारतीयों का दिमाग कम थोड़ी ना था, है ना, वो भी एक लेवल के साथ खेल रहे थे। तो भारतीयों ने क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने कहा अगर अंग्रेजों का सामान बंद करो, भारत का खरीदो, है ना, देश का सामान जरूरी है, स्वदेशी सामान जरूरी है, विदेशों के सामान खरीदोगे तो विदेशों में पैसा जाएगा, है ना। स्वदेशी आंदोलन हो रहे थे, स्वदेशी आंदोलन की बागडोर चल रही थी उस समय और लोग जाग रहे थे। और जब जाग रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सारी बाहर की चीज़ें बहिष्कार शुरू कर दिया, अंग्रेजों की चीज़ें खरीदना बंद कर दिया। तो यहाँ पर भारतीय लोगों का फायदा होने लगा। उन्होंने क्या किया, इस तरह का एक संदेश देखिए, है ना, एक मील का जो है इस तरह से कपड़ा है, एक माता जी की फोटो है, यहाँ पर देख लीजिएगा ना, एक देवी की फोटो लगा रखी है। ये एक अहमदाबाद की मील थी, है ना, भारतीय मील थी, उसमें इस तरह की माता आती है और उनका हाथ में कपड़े होते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं कि ये कपड़े लो। इस एक तरफ से एक आदमी, दूसरी तरफ एक महिला होती है, तो इस कपड़े को देखती है और उनको ले लेती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये माता है ना, खुद चाहती कि हम लोग भारतीय कपड़ा खरीदें, है ना, इस तरह से माल खरीदें। तो ये क्या होता था, भारत के बने कपड़ों का इस तरह से आह्वान किया जाता था। ये होता था कि एक राष्ट्र की अगर परवाह कर रहे हो ना, अगर भारत की परवाह कर रहे हो
तो आपको क्या खरीदना चाहिए? भारतीयों का ही सामान खरीदना चाहिए अगर आप भारतीय हैं तो। ये विज्ञापन स्वदेशी राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे, यानी कि यहाँ पर इसको भावनाओं को और बढ़ाया जाता था ताकि आप लोग क्या करेंगे? देश का सामान खरीदेंगे। इस तरह से जो है बिजनेस को एकदम टारगेट किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चैप्टर किस तरह से चला, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मज़ा आया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पागल नहीं बनना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, हम ये तो मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो बाइडेन आकर उन्होंने फीता काटा है, ये किया है, हम तो इतने लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अपने आप दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है कांच की तरह। तो शेयर करना मत भूलना, अपने हर एक बंदों को बताना कि यहाँ पर इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हैं, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरह से आपको क्लासेस लगी हैं और कहाँ से आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताना। और भी आप ये बता सकते हैं कि आपको और कौन सी जो क्लासेस है उसमें दिक्कत है, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।